और नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में। यूपी चुनाव एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, जरा सोचिए, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैलाई, सामान्य मानवी के मन को विचलित किया, आपका मेरी बातों में भरोसा था, आपने मेरी बात को मान करके वैक्सीन के लिए आगे आए। लेकिन सोच लीजिए, इस प्रकार की विकृत मानसिकता के साथ अगर देश में वैक्सीन के खिलाफ जो बातें बताई गई थी वो लोगों ने मान ली होती और वैक्सीन के इतने डोज देश में न लगे होते और तब ओमिक्रॉन जैसा नया वेव आ जाता तो क्या होता, मेरे देश के गरीबों का क्या होता। लेकिन राजनीति के गंदी हरकतों में डूबे हुए लोग मानव के जीवन के साथ खेलने से भी पीछे नहीं रहे और अफवाहें फैला दी। मैं देशवासियों का आभारी हूं कि आपने इनकी बातों को नहीं माना, वैक्सीन लगवा दिया। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने भी वैक्सीन लगवा करके देश को बचाने में मदद की है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। भाई और बहनों, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेस वे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। आजादी के इतने सालों तक राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद मेरठ, अलीगढ़ सहित ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से कितना दूर था। पहले जब दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ या अलीगढ़ जाने की बात भरी होती थी तो लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। इनका विकास भी कागजी था और ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। तो नाज़रीन, यूपी चुनाव में पहली बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये वर्चुअल रैली हो रही है और पीएम ने साफ तौर पर हुसूलियाबियां गिनवाई हैं कि किन किन स्कीमात का ऐलान यहां पर किया गया है। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर, सीआरपीएफ के एहलकार सिक्योरिटी फराहम करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के घर पहुंचे। मरकजी हुकूमत की जानिब से एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को जेड जुमरे की सिक्योरिटी फराहम की गई है। कल गाजियाबाद में एमआईएम सदर ओवैसी पर कुछ शरपसंदों ने कई राउंड फायरिंग कर दी थी। असदुद्दीन ओवैसी इस हमले में बाल बाल बच गए थे। इस सिलसिले में अब तक 2 गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा चुकी है।
और नाज़रीन आपको बताएं कि MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सिक्योरिटी लेने से इससे पहले इनकार किया था। उनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने और यहाँ का जायजा लिया। सांसद ओवैसी को Z+ सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। इस वक्त में CRPF के जवान को देखा जा सकता है जो सुरक्षा प्रदान करने हेतु उनके आवास पर आए थे। ये CRPF के अधिकारी हालांकि निकल रहे हैं। और जिस तरह से सांसद ओवैसी पर उत्तर प्रदेश में हमला हुआ और हमला होने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा Z+ सुरक्षा व्यवस्था उनको दिया गया है, लेकिन इस मामले पर जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि सांसद ओवैसी हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था लेने से वो इनकार कर दें। इसकी वजह की अगर बात करें तो जिस तरह से कल देर रात में वो लगातार इस मामले पर कह रहे थे कि उन्हें सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए। हालांकि इसके साथ साथ इसकी वजह भी बता रहे थे कि साल 1994 से लगातार वो विधायक और सांसद हैं और उसके बाद विधायक बनने के बाद जब वो सांसद बने उसके बाद भी उन पर कई बार हमले हुए, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था अपने साथ में नहीं लेना चाहते हैं और इसकी वजह भी वो लगातार बता रहे थे। तो जिस तरह से उन पर जानलेवा हमला हुआ और जानलेवा हमला के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा Z+ की सुरक्षा व्यवस्था को उनके साथ में लगाया गया है, CRPF के जो कमांडो हैं उनकी कमांडो के लिए निर्देश दिया गया है। लेकिन देखना निश्चित तौर पे लाजमी होगा कि क्या सांसद ओवैसी सुरक्षा व्यवस्था को अपने साथ लेंगे या नहीं लेंगे। निश्चित तौर पे इस मामले में आज औपचारिक तौर पर ओवैसी ऐलान भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए हैदराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दुआया इज्तिमात और खुसूसी इबादतों का खास एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद के पुराने शहर के एक मदरसे में तलबा, असातिज़ा और दीगर ने आयत करीमा का खास एहतमाम किया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी की सलामती के लिए खास दुआएं मांगी गई। ये हमला नक़ीब मिल्लत पर नहीं बल्कि इंसानियत पर हमला है, जो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों की तायद में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। ऐसे शख्स को निशाना बनाना बड़ी बुरी बात है और हुकूमत का, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी कि इसकी तहक़ीक़ करे आज़ादाना तौर पर और वो ताकतों को बेनकाब करे जो इस साजिश में मुलविज़ हैं। लाख बुरा चाहे कुछ भी नहीं होता जब तक कि अल्लाह चाहे, जब तक बंदे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। नक़ीब मिल्लत की हयात है और अल्लाह के फजल करम से सरकार के सदक़े में उनको अल्लाह ने ज़िंदगी दी। दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत को आज़ादाना तौर पर इंक्वायरी करे और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, उन लोगों को सज़ा दिलाए और इस साजिश में जो मुलविज़ हैं उनको बेनकाब करे। और साथ से साथ आवाम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी तारीख़ी जमात है जहाँ कहीं भी जाती है सच्चाई की और हक़ की बुनियाद पर कामयाबी के साथ आगे बढ़ती चली आ रही है। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी अल्लाह एक कामयाबी से हमकिनार करेंगे जमात को। और इसके लिए तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि नक़ीब मिल्लत, हबीब मिल्लत की सलामती, दराज़ी उम्र, उनको तरक्की के लिए, मजलिस की कामयाबी के लिए, तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए दुआ करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोटों से ज़्यादा दुआओं से कामयाब होने वाली जमात है। ये दुआ में। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद मक्का मस्जिद के बाहर पुरअमन एहतजाज किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की मशहूर मक्का मस्जिद, जिसके बाहर यहाँ पर तमाम जो हैदराबाद के लोग हैं उन्होंने पुरअमन एहतजाज किया। नमाज में भी खास सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। नाज़रीन हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं हैदराबाद की मक्का मस्जिद, जहां जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद रहे जिन्होंने MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ
बाद नमाज जुमा ये पुरअमन एहतजाज किया और जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं अज़दीन ओवैसी की सलामती के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। और इस तरह के मनाजिर कल शाम से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि अज़दीन ओवैसी पर हुए हमले के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, उनकी सलामती के लिए खास दुआएं मांगी जा रही हैं। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के दौरान वज़ीर-ए-आला योगी के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने गोरखपुर सिटी असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया है। यूपी में 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। गोरखपुर में 6ठे मरहले में 3 मार्च को इंतखाब होना है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वहीं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले एक बड़ी रैली से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमने अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। कोरोना के मामले जैसे जैसे कम हो रहे हैं, दिल्ली हुकूमत आवाम को राहत पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल खुल जाएंगे, जबकि 14 फरवरी से 8वीं तक के तमाम स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खुल जाएंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सभी रेस्तोरां को रात 11 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे, लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी, तो अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा। 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा एक निर्णय यह लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था, अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और खासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं,
बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो जिंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे, 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी, लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्किल, पॉलिटेक्निक, ITI वगैरह सब खुल जाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोल दी जाएंगी। ये आपके सामने देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसी के चलते DDMA की बैठक में दिल्ली सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 7 फरवरी से दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुल जाएंगी, 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं खुल जाएंगी। इसके साथ ही अब दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल सकेंगे, लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाली जो टीचर्स हैं उनका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी होगा। इसके साथ ही जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी अब रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। निजी ऑफिस में भी 100% क्षमता के साथ लोग काम कर सकेंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे की बजाय 11 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का कहना है कि लोग लगातार ये डिमांड कर रहे थे। इसी के चलते जिम, स्पा और स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त भी दी गई है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाना है और लोगों का जो जनजीवन है उसको भी ढर्रे पर लेकर आना है। इसीलिए DDMA की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और बड़ी राहत दी गई है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाया गया है। इस शाहकार से आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। गुलमर्ग में कोहलाई ग्रीन की टीम का दावा है कि ये एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस टीम की तरफ से बनाए गए इग्लू की लंबाई 37.5 फुट है। गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम की। हम ट्रैवल करते हैं, यूरोप और अमेरिका बहुत बार किया है। तो एक बार ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड में ये हमने देखा है, ऐसे शाहकार था स्विट्ज़रलैंड में बना था। तो वहीं से ये मुझे आइडिया आया कि हमें गुलमर्ग में तो बहुत बर्फ़ है, माशाल्लाह हम बहुत बर्फ़ है यहाँ गुलमर्ग में, हम ऐसे उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो वही आइडिया लेके लास्ट ईयर मैंने एशिया का सबसे बिगेस्ट इग्लू कैफ़े बनाया। तो इस साल मैंने सोचा कि चलो उससे भी कुछ बड़ा करते हैं। तो इस साल मैंने वर्ल्ड का बिगेस्ट बनाया है ये। इसकी जो हाइट है 37.5 फीट है और इसका डायमीटर 44.50 फीट है। तो जो स्विट्ज़रलैंड का रिकॉर्ड है वो है 33.8 उसकी हाइट है और उसकी विड्थ है 42.4। तो माशाल्लाह उससे हमने 3-4 फुट ज़्यादा ही बनाया है। तो वी हैव ऑलरेडी हमने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह उनकी टीम आएगी, वो इसका मुआयना करेगी, जायज़ा करेंगी। तो इंशाल्लाह वी आर कॉन्फिडेंट हम वो रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ देंगे। बेसिक आइडिया हमारा यही है, मैसेज देनी अपनी यंग जनरेशन को, टू फोकस, नए आइडिया सोचने का, फिर उनको इनकॉर्पोरेट करने का और उनको तकमील अमल लाने का। और ये गुलमर्ग ऑलरेडी है एक बड़े सतह पे वर्ल्ड मैप पे है और इसको अब हमको इंटरनेशनल लेवल पे लाना है। जो स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस के टॉप ऑफ द लाइन है, जैसे स्टाड है, कोर्चेवेल है, उस सतह पे हमको ये लाना है गुलमर्ग। ये फ़ख्र है पूरे कश्मीर वादी के बाशिंदों के लिए, कश्मीरियों के लिए, दैट वी हैव डन अचीव्ड दिस समथिंग लाइक दिस। इंशाल्लाह गुलमर्ग तो पहले से इंटरनेशनल लेवल का स्की रिजॉर्ट है, बट टू मेक इट मच मोर बेटर, ये दीज थिंग्स ऐड टू द चार्म एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस एंड इट अट्रैक्ट्स मोर न्यू पीपल। क्योंकि गुलमर्ग तो हर साल बहुत सारे आते हैं, बट इग्लू देखने के लिए भी लोग एक प्लान बनाएंगे, नहीं जी हमको कश्मीर जाना है, गुलमर्ग जाना है, इग्लू देखने जाना है। ये जो सीढ़ी है ये किसी पत्थर की बनी नहीं है, बल्कि बर्फ़ की सीढ़ी बनी है। और इसके साथ साथ ऊपर जो टेबल्स है, मेज़, जो कुर्सियां हैं, और वो आपको नाजरीन को आप दिखाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ये सारी बर्फ़ की बनी हुई है। आप इसकी हाइट देखिए, यहाँ पे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये सारा जो है ये सिर्फ बर्फ़ से बना हुआ है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग।
एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही होती है। बायजूस यंग जीनियस के सीजन 2 में हम ऐसे कई बच्चों से मिले जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अच्छे अच्छे कारनामे अंजाम दिए हैं। इस हफ्ते हम मिलेंगे सिमरन शर्मा और अब्दुल कादिर इंदौरी से। जब मैं राइफल में अपनी बुलेट लोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ बुल्सआई दिखता है। हम जगमगाएंगे। मैं हूँ सिमरन शर्मा। मैं एक नेशनल पैरा राइफल मेडलिस्ट हूँ। शूटिंग एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है। इसमें बॉडी और माइंड दोनों का ट्यूनिंग होना बहुत ही जरूरी है। और जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं अपने लाइफ के सारे सेटबैक, सारे टेंशन्स भूल जाती हूँ और सिर्फ मेरा फोकस टारगेट पे होता है। जब वो शूटिंग करती है 3-4 घंटे, वो उसके लिए इतने पैशनेट होते हैं, वो इतनी खुश होती है, वो चेहरे की जो खुशी है ना, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिमरन बेसिकली शूटिंग के लिए ही बनी है। जब भी हम सिमरन को कोई टास्क देते हैं कि आप 60 शॉट चलाना है या 40 शॉट चलाना है, तो टिल द टाइम शी विल नॉट कंप्लीटेड, वो कभी ये नहीं करती कि अभी मैं बंद कर दूं, सर रेस्ट हो कर लूं या मैं थक गई हूं। किस्मत पर नहीं, खुद पर भरोसा रखे। अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, भले हालात कैसे भी हो। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है और मैं एक नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हूँ। मैं जब 7 इयर्स का था तब मेरे साथ ही एक्सीडेंट हुआ था और मेरे दोनों हाथ बंद हो गए थे और इन्फेक्शन नहीं फैले, इसलिए फिर डॉक्टर ने मेरे दोनों हाथ निकाल दिए। हमारे लिए बड़ा कठिन समय था, लेकिन हमने तो भी बच्चे की जान बचानी थी और उसे धीरे धीरे समझाया कि भाई अब तेरे पास हाथ नहीं है और तेरी लाइफ अब जो भी है, तेरे पैरों को तुझे हाथ बना के चलना है। मेरा सपना यही है कि अब मुझे ओलंपिक खेलना है और इंडिया का नाम रोशन करना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।